जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी टेट या सी टेट देने वाले हैं, जो आने वाली एग्जाम्स है उसमें आप बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये मस्ट वॉच हो जाता है। हमने आपको यहाँ पर कुछ ही मिनट में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है कि ये टेट क्यों आवश्यक है, जो आने वाली टेट परीक्षा है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। यहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपको इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए कि आपको ओवरऑल मार्किंग आपकी सही रहे, और जो हमने थंबनेल में दे रखा है कि 125 प्लस आप ले आ सकते हो, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी तो बेहतर बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट बनता है कि ओवरऑल रणनीति आपकी स्ट्रेटजी पूरे एग्जाम को लेकर कैसी होनी चाहिए, उस पर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ के साथ अगला पॉइंट बनता है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं दूसरे की पीडीएफ्स और अन्य मॉडल पेपर पर, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम टाइम में आपके अगर हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो बहुत आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में एकदम से टैब हो जाती है वो चीजें जो आप अपने हाथ से बनाते हो। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो ताकि आप कम समय में उसको रिवाइज कर पाओ। और बहुत जरूरी लास्ट पॉइंट है कि कॉमन मिस्टेक्स कुछ होती हैं जिनको हम तैयारी करने से पहले की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम के पहले की ये रणनीति नहीं आपको बता रहे हैं कि तैयारी करने के दौरान हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो यहाँ पर दी हुई है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले पॉइंट से आ जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। देखिए, टीचिंग से अगर हम बात करें या टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स जैसे कि यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ या सी टेट हुआ, इनसे हमारा कोई आज का रिश्ता नहीं है। 2011 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी भर्तियां 2015 के बाद हुई हैं, उन सभी भर्तियों में हमने कई सारे, मतलब हम उनकी काउंट भी नहीं बता सकते हैं, मल्टीपल काउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है, आप कह सकते हैं कि टीच किया है। और दूसरा, हमने भी कई सारे एग्जाम्स में खुद पार्टिसिपेट भी किया है, तो हमारा खुद का भी अनुभव इस टीचिंग एग्जाम को लेके अभी का नहीं, काफी पुराना है। और साथ के साथ अन्य जो भर्ती होती है इनको ऑफलाइन तो पढ़ाया ही है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताने से इसलिए हो जाएगा कि आपको हमारी बताई हुई बातों पर कोई डाउट नहीं रहेगा। जो हम बताएंगे रणनीति वो प्रॉपर हमारे द्वारा भी यूटिलाइज की गई होगी, और सिर्फ हमने अपनी एग्जाम में नहीं बल्कि जो ढेरों हमने ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और आज 69,000 68,000 में वो कहीं ना कहीं स्कूल्स में एज अ टीचर तैनात हैं, तो उनका जो उनको हमने रणनीतियां बताई वो सक्सेसफुल रही। तो वही चीज हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बारे में इतनी बात हो गई। बाकी हम ये बात करते हैं कि यह टेट क्यों आवश्यक है, मतलब ये टेट अहम क्यों हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, वो अभ्यर्थी जो पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए किस तरह से जरूरी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबा गैप हो गया है पिछले टेट और इस टेट में। तो आप देख रहे होंगे कि डीएलएड किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं, उनको कोई परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला। एक वो टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, एक डिग्री रखते हैं, लेकिन अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए उनको अवसर नहीं मिला। बहुत ही एक वैसी बात है कि हम योग्य तो हैं लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम योग्य हैं। तो आपके पास एक ऐसा मौका आया है जिसको आप एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं कि अब ये जरूरी नहीं है कि ये आ गया है तो चलिए ये नहीं तो 6 महीना बाद सही। अरे, जब इतने समय बाद ये हो रहा है तो अगला कब होगा इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो एज अ लास्ट चांस इसे हमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम अगर सोचो, अगर आप पहली एग्जाम में बैठते हो और आप इसको अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हो, एक पॉइंट और आपका क्लियर कर दें, पिछली भर्तियों में मानक क्या रहा और मेरिट बनाने का आधार क्या रहा, ये किसी भी आप तरह से ये नहीं मान सकते कि वही आधार रहेगा। देखिए, इतनी समय बाद भर्ती होगी, इतनी समय बाद परीक्षा होगी, तो उसके मानक भी बदलेंगे। ठीक है, सिलेबस भी बदलेगा। ऐसा कतई मत मानिए जो सिलेबस उस टाइम पे था वही सिलेबस एज इट इज रहेगा, यानी सिलेबस भी बदलना है तो भर्ती के मानक भी बदलने हैं। तो वहां पर हो सकता है कि टेट का कितना वो गुणांक उठा लें, कितना सुपर टेट का उठाएं, एकेडमिक्स लें ना लें, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। यानी हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, हम अपनी एकेडमिक जो है उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं, जितने मार्क्स हमारे थे उतने ही मार्क्स रहेंगे। बट अगर हम यहाँ की बात करें, हम जो कर सकते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू इज वी कैन गेट हायर स्कोर, मतलब जितना अधिक हो सके हमें स्कोर करना है अपने आने वाली यूपी टेट और सुपर टेट में। तो पहले जो बैठ रहे हैं पहली बार उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अच्छी आपकी शादी होगी। बिलीव मी, अगर आप अच्छा स्कोर करके एक नौकरी पा लेते हैं, और यही मोटिवेशन सबसे अच्छा मानिए कि अच्छी शादी होगी, और क्या ही है। ठीक है, सोसाइटी में आपकी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रेपुटेशन एक अलग स्तर की होती है। ठीक है, अपने मोटिवेट करने के लिए कुछ भी आप देख सकते हैं। फिर दूसरा, वे अभ्यर्थी जो इससे पहले भी यूपी टेट में या सी टेट में बैठ चुके हैं लेकिन किसी कारणवश
हम ये नहीं कह रहे कि उनमें योग्यता या क्षमता की कमी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं उस टाइम पर कि उस एग्जाम में कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं या किसी भी कारण से रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है उनमें योग्यता की कमी थी, वो सिद्ध नहीं कर पाए बस उस एग्जाम में। तो आपके लिए तो बिल्कुल ही आप इसको लास्ट चांस मानिए। पानी में अगर कोई डूब रहा हो और उसको एक बार ऊपर निकाल दिया जाए तो सांस ले लो जितनी ले सकते हो, क्योंकि फिर से आपको जाना पानी के अंदर ही है। तो आप ऊपर निकले हो, आपको एक मौका मिला है, हो सकता है आपकी एज जा रही हो या कुछ भी जा रहा हो, तो आपके लिए इसको एज अ लास्ट चांस बिल्कुल भी मत मानिए कि इसके बाद आपको कोई भी चांस मिलने वाला है। एज अ लास्ट चांस इसको देखिए, इस तरह से एग्जाम को लीजिए। और जो थर्ड है, वो जो अभी हाल ही में डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो इन सर्विस टीचर हैं, मतलब सर्विस में टीचर हैं और जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय, मतलब 5 साल से कम समय बचा है, उनको तो नहीं टेट करना है, यानी कि उनको अगर प्रमोशन लेना है तो टेट करना है। लेकिन उससे जो ज्यादा सर्विस वाले हैं, तो उनको हर हाल में टीटी उत्तीर्ण करना है। अदरवाइज 2 साल के अंदर आपने सुना होगा कि उनको उनकी सर्विस भी जा सकती है, मतलब जो अभी का आदेश है। आगे क्या होता है हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं कि 2 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। टीटी कितने बार कराई जाएगी हम ये भी नहीं जानते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी मौका हमें मिल रहा है, जनवरी में टेट आ रहा है, ये मौका हमें मिल रहा है, इसको हम भी एज अ लास्ट चांस माने, क्योंकि हमें नहीं पता अगला टेट कब आएगा। और सी टेट की अपनी अलग ही विचारधारा चलती है। देखिए यूपी टेट बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहता है, वहीं सी टेट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल रहता है। लेकिन इस बार का यूपी टेट भी कंसेप्चुअल होने वाला है, ये भी आप मान के चलिए। पहली बात तो इन सर्विस एम्प्लॉय, अब आप सोच के देखिए, किसी ने 40 लाख 50 लाख का लोन ले रखा है और उस कंडीशन में अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसके उस पर क्या बीतेगी, है ना। तो इस कंडीशन में किसी के यहाँ शादी होने को है, वो तो बेचारे एज में भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा बहुत और स्टडी से जुड़ना पड़ेगा और ये चीजें अभी से अप्लाई करनी पड़ेंगी। इतना तो हमने महत्व बता दिया कि ये टेट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जहां तक है ये आप जानते होंगे, इसमें हमने कोई भी नई बात आपको नहीं बताई है। अब जो बातें हम करने जा रहे हैं वो बातें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसमें हम सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटजी बताएंगे जो हमने अप्लाई की अपनी पढ़ाई में और हमने अप्लाई करवाई अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के लिए। क्या है सीडीपी की अगर हम बात कर लें, देखिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाता है जब आप एक टीचर की बात करते हैं, तो उसके लिए सीडीपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यू कैन गेट 30 आउट ऑफ 30। आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो सीडीपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग लाते हैं और लाए गए हैं। 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो। बट यहां पर आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो इसके हैं, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स जो है और प्लस जो थ्योरीज हैं, है ना, जो सिद्धांत हैं, उनको आप, उन पर आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ होनी चाहिए और थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में एक रेगुलर प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ते चले गए और आपने इसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। तो रेगुलर टाइम आपको सीडीपी पे देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपका पेडागोजी का पार्ट भी क्लियर होगा। और पेडागोजी अब आपके हर सेक्शन में आने वाली है, ये भी देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीटेट की तरह पेडागोजी आएगी। हाँ, ये नहीं है कि 15 नंबर की आएगी, बट पेडागोजी इन्वॉल्व होगी, हर सेक्शन में इन्वॉल्व होगी। तो जब आप सीडीपी आपकी अच्छी हो जाएगी, जब आपको पता होगा समावेशी शिक्षा क्या होती है, आपको पता होगा कि मूल्यांकन किस तरह से किया जाना चाहिए, आपको पता होगा कि वर्तमान में शिक्षा जो एनईपी के आधार पर उसको डिजाइन किया गया है और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किस तरह से वर्क करता है, तो शिक्षा को किस तरह से कैसी प्रक्रिया बनाया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रक्रिया बनाया गया है और शिक्षक एक संदर्भदाता के रूप में यहाँ जाना जाता है। जब ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो इनमें जितनी भी इनकी पेडागोजिकल इशू होंगे अदर सब्जेक्ट्स के, वो भी बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। तो सीडीपी के लिए जरूरी है एक रेगुलर प्रैक्टिस आप करिए, और दूसरा आप इसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं या जितनी थ्योरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किसके कैसे, जिन पियाजे जी ने क्या दिया, कोहलर के सिद्धांत किस तरह के हैं और आपके बाइगोस्की सर ने क्या सिद्धांत दिए, तो जिन्होंने भी, थॉर्नडाइक का क्या यहाँ पर रोल है, वॉटसन ने क्या कहा, ये सभी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आप सिगमंड फ्रायड से शुरू होते हैं तो आप डीवी से शुरू होकर सिगमंड फ्रायड तक जाते हैं, फिर आगे यहाँ पर जेम्स तक आते हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो हम जब सीडीपी स्टार्ट करेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स की अगर हम बात करें तो अभी तक तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे और जो क्वेश्चन बनते थे वो अरिथमेटिक से बनते थे, यानी अंकगणित से बनते थे। अगर हम आराम से इसको समझाएं तो उसे आप अंकगणित कहते हैं।
अंकगणित से बनते थे, और जो मेजर चैप्टर रहते थे वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति रहता था, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यानी अनुपात समानुपात से संबंधित रहते थे, आपके सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन आते थे, जिसमें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सभी वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करणी, हम सब सिंप्लीफिकेशन में ही मान के चल रहे हैं। और अगला एज वाले क्वेश्चन रहते थे, दूसरा परसेंटेज के क्वेश्चन रहते थे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रहते थे। ये सभी पार्ट किसका होता है? ये अंकगणित का पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 2D फिगर्स यानी क्षेत्रफल संबंधी आकृतियां दी होती है, उनका क्षेत्रफल पूछा जाता है, और 3D फिगर्स यानी जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जिन तो यहाँ पर उनके आयतन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, एक अंकगणित का पार्ट हो गया, और तीसरा बहुत ही जरूरी यहाँ पर आता है ज्योमेट्री। क्या आता है? ज्यामिति का पार्ट आता है। ज्यामिति से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोणों से संबंधित, त्रिभुजों से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इस बार आप ध्यान करके चलिए, आपसे अलजेब्रा भी पूछा जाएगा, तो अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। यानी मैथ्स की तैयारी तभी आप मानिए जब आप इन पे सभी पे पकड़ बना के चलेंगे, और इसका आधार आपको जो रखना पड़ेगा वो एनसीईआरटी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एनसीईआरटी ही रखना पड़ेगा मैथ्स के लिए। और उसी के साथ हम ईवीएस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे अगर अनप्रेडिक्टेबल आपका सब्जेक्ट है तो वो ईवीएस है। आप यहां स्कोर कर सकते हो, आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हो, और यहां पर भी है ना, बहुत अच्छी न्यूज है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट ईवीएस, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट इन अवर सिलेबस। यही हमारे सिलेबस में सबसे अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ऐसी है, बहुत ज्यादा वाइड है। यू कैन नॉट गेस इवन कि क्वेश्चन कहां से पुट अप होगा। ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, आप इसको काउंट कर सकते हैं एज जीएस। आप इसको जीएस की तरह काउंट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं, और जब जीएस की बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि जीएस कितनी वाइड होती है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में अगर वो चलेंगे तो कितना डीप चले जाएंगे, अगर वो ज्योग्राफी में चलेंगे तो कितना डीप चले जाएंगे, यू कैन नेवर थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो इस तरह से ईवीएस ही वो पार्ट है जो स्कोर लोगों का कम करता है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, और जितने इसके लिए सबसे बेहतर जो रणनीति है वो आपको हम बता दें। सबसे बेहतर इसके लिए रणनीति रहेगी, सबसे पहले इसका सिलेबस। और हम ये भी आपको बता दें कि जो वर्तमान सिलेबस है उसमें चेंजमेंट आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी उसके जो बेसिक्स हैं वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% जो सिलेबस था वही एज इट इज आ जाएगा। तो बेसिक्स चैप्टर तो अभी हम पढ़ ही सकते हैं, कम से कम जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, सिलेबस को और उसका आधार हम किसको बनाएंगे? एनसीईआरटी को बनाएंगे। एनसीईआरटी को जब आधार बनाएंगे तब, और सबसे ज्यादा जो ईवीएस फंसती है वो किन बुक से फंसती है? एनसीईआरटी से फंसती है। तो एनसीईआरटी का हम आधार बना करके, और जो सिलेबस में वहां पर चैप्टर दिए होंगे उन चैप्टर्स को हम उन्हीं से पढ़ेंगे। कहां से? एनसीईआरटी से। और थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे, लेवल को अप करके पढ़ेंगे। आपका ईवीएस नहीं छूटेगा, बिलीव मी। और चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, और जो वहां पर जैसे आपका टर्म मेला दिया गया है तो उस कॉन्सेप्ट के जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं उसको आप देखोगे तो वो क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। यानी ईवीएस तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, सिलेबस को पकड़िए, इसका जो सिलेबस है, और उसमें डीप तक थोड़ा सा जाइए बस। और आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, सिलेबस ही कंप्लीट कर लीजिए आपका। हम ये नहीं कह रहे 30 यहां पर आ जाएंगे, लेकिन हाँ आप 25 तो यहां पर आ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर लैंग्वेज बात करें तो दोनों, यू हैव टू चूज 2 लैंग्वेजेस ना, आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट आप सपोज करो हिंदी करते हो, सेकंड संस्कृत या इंग्लिश करते हो या उर्दू, जो भी करते हो। तो यहां पर क्या है आपके लिए लैंग्वेज की, अगर हम बात करें, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आपको क्या करना रहेगा? अपठित गद्यांश आता है ना, एक गद्यांश या पदांश दिया होता है, उससे आपको क्या करना रहता है? उससे आपको क्वेश्चंस निकालने रहते हैं। तो यानी कि हमें क्या, हमें रीडिंग, हमें क्या आना चाहिए? हमें रीडिंग और विद अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। क्या? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो पैसेज हम पढ़ें उसको समझ के साथ पढ़ें। भाई पढ़ने पढ़ने का कौशल यही कहता है कि जो भी पढ़ा जाए उसको समझ के साथ पढ़ा जाए। तो इसके लिए क्या है, उस पैसेज को हम पूरा सही कर पाए, इसके लिए हम क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा पैसेज की क्या करें? प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस कैसी करें, किस तरह से करें? देखिए, लैंग्वेज एक ही होती है, बस आपको भाषा आती है या नहीं आती है, लेकिन उन लैंग्वेजेस का पैटर्न एक ही होता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो। अगर आपको पैसेज से क्वेश्चन छांटने आते हैं तो फिर आप छांट लोगे। हाँ, भाषा की प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग विषय है, लेकिन पैटर्न एक ही रहता है। ठीक है, तब आप अगर पैसेज एक करते हैं, सपोज करो आप हिंदी का कोई पैसेज आपने उठाया और आपने उसको पढ़ा, और यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए और आप उसको उससे छांट कर लिख रहे हो। जब ये प्रैक्टिस आप करते हो तो बिलीव मी,
हमने खुद एसएससी सीजीएल दिया है, वहां पर 6-6 पैसेज आते थे। मेंस की अगर हम बात करें, आपको 2013 में हमारा सीजीएल का अटेम्प्ट फर्स्ट दिया था और फर्स्ट ही सीजीएल अटेम्प्ट में सिलेक्टेड हुआ था कैग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप पैसेज कर सकते हैं, आपको 2 से 3 पैसेज ज्यादा नहीं आने वाले हैं, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो पैसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो व्याकरण ग्रामर का पार्ट है, जो व्याकरण है इसका है, तो व्याकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैप्टर्स वाइज पढ़ने पड़ेंगे। अगर वर्णमाला है उसमें तो आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह के आपके जितने भी उसमें हैं तत्सम तद्भव हैं, समास अगर है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब इनको हम पढ़ लेंगे और उन चैप्टर्स की पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, तो हमारी ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ये भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला हमें पैसेज पढ़ने हैं, उसके बाद हमें जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ के और उनके जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बनते हैं, चाहे वो किसी बुक से बने या किसी मतलब कोई मॉडल पेपर हो वहां पर मिले, तो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा। तो ये रणनीति हमारी हो गई है किसकी, इनके जो भी पोर्शन वाइज है। अब एक रणनीति ओवरऑल, बस कुछ समय बचा है उसमें हम आपको बता देते हैं। देखिए, आप सपोज करो कि आपके पास 5 महीने का टाइम है, तो उन 5 महीनों में आपको 3 मंथ्स में, मतलब 3 मंथ्स में यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। आपको 3 महीने में ही अपना होल सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोच के चलते हो कि 5 महीने तक आप सिलेबस को ले जाओगे, तब आप समझ लीजिए कि आप सबसे बैड कंडीशन में, यू आर इन क्राइसिस, आप क्राइसिस में हो। क्यों? उसका रीजन है, जब आप 3 महीने में पूरा पढ़ जाओगे, और वो भी कैसे, सिर्फ ये नहीं है कि किसी बुक को, सपोज करो आपने मैथ को फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया और लास्ट चैप्टर तक 200 पेज तक आपकी किताब जाती है, तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर तक आपने पढ़ लिए मैथ के और बस काम हो गया। नहीं होगा काम। आपने अगर पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ा है, तो आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। इसीलिए हमने लिखा है रेगुलर रिवीजन आपको चाहिए, है ना। कैसा होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, तो वो आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। बच्चों पे तो बाद में अप्लाई करने को मौका मिलेगा अगर हमारी नौकरी लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत का मतलब है जो टॉपिक आप पढ़ो उसका मूल्यांकन करो। आपने अगर संधि पढ़ा है तो संधि का मूल्यांकन आपको जहां मिल रहा है, बुक में मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है, उसका आकलन आप करिए कि आपने संधि में क्या सीखा है। तो सबसे जरूरी है 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, और कैसे, विद रिवीजन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब फुल रिवीजन की बात आती है। अब देखिए, आप भी समझ सकते हैं, हमारा ब्रेन है, माइंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उसमें डालते हो तो वो एक बार में ही सब कुछ लर्न कर लेता है। उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी ना हम लोग हर 6-7 दिन में किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये फुल रिवीजन की बात हमने इसलिए की है, जितना कुछ आपने 3 महीने में पढ़ा है उस पूरे 5 पोर्शन को आप दोबारा से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। जहां मार्क करना है मार्क लगाइए, इंपॉर्टेंट लिखना है इंपॉर्टेंट लिखिए, जो कुछ करना है आप सब कुछ यहाँ पर करिए। और ये करने के बाद जब आपका लास्ट टाइम बचा, और ये आप 15 से 20 दिन में आप आराम से कर लोगे, और जब लास्ट आपके 15 से 20 दिन या 1 महीना अगर आपको बचता है सपोज करो, तो उस दौरान, लोग कहते हैं मैराथन्स अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं। जब आपने पढ़ाई की है तो मैराथन्स भी अच्छे होते हैं, और मैराथन से आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होता है, तब भी आप अगर आप वहां पर अगर तीन के बारे में आपको पता होता है, तो चौथा आप लगा देते हो, क्योंकि आपको इतनी जानकारी हो चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, मैराथन्स लोगे। यहीं पर मॉक टेस्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए, जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है यू आर गोइंग टू क्रिएट द रियल सिचुएशन एज इन एग्जामिनेशन हॉल। आप उस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलने वाली है। और हम आपको बताएं, कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम हॉल में जाकर के क्वेश्चंस को गलत कराते हैं, और जब ट्रेन में आते हैं तो वही क्वेश्चन वो सब सही बता देते हैं। ये क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेशर, आप प्रेशर की वजह से वो वहां उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और सब ट्रेन में सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि जब भी किसी की कोई दिक्कत होती है, तो वो किस लिए होती है, सब्जेक्ट आने के बावजूद, क्योंकि उसने प्रैक्टिस टाइम की नहीं की होती है, अपने घर पर प्रैक्टिस उसकी नहीं की होती। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट जो करवाए जाते हैं वो प्रैक्टिस सेट दुकान से लेकर उनको भी करना है। अब वो लगभग सेम ही है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल रियल सिचुएशन क्रिएट करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है कि हाँ, ये तो एक सेकंड में इसको देख लेते हैं, मेकिंग शॉर्ट नोट। देखिए, हम बहुत जरूरी हो जाता है, कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज को एक बार लिखा, एंड दैट इज ग्रेटर देन 10 टाइम
रीडिंग, 10 बार पढ़ने से बेहतर होता है एक बार लिखना, ऐसा कहा जाता है। अगर किसी बात को आपने अपने हाथ से लिख लिया तो वो आपको 10 गुना ज्यादा याद रहेगी पढ़ने के, तब बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, आप खुद ही सोचिए इस बात को कि आपने सपोज करो 4 प्रकाशन की किताबें पढ़ी और सब में आपने कुछ ना कुछ मार्क कर रखा होगा। अब आपकी कल एग्जाम है और आपको सिलेबस पूरा आज या 2 दिन में रिवाइज करना है, परसों एग्जाम है आपका, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि जितने आपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे उन सबको उठा के रखो, जितने आपने बुक्स पढ़ी थी उन सबको उठा के रखो, जितने आपने स्क्रीनशॉट लिए थे उन सबको उठा के रखो, और जितना कुछ आपने पीडीएफ दुनिया भर का इकट्ठा किया था ताम झाम उन सबको इकट्ठा रखो और तब चारों तरफ फैला के आप पढ़ाई शुरू करो? इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस आई विल रिकमेंड यू टू मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम योर लाइव क्लासेस और क्लासेस, फिजिकल क्लासेस और लाइव क्लासेस से अपने शॉर्ट नोट क्रिएट करिए। जो बुक्स में आपने मार्क कर रखा है वहां पर जो अच्छी चीजें हैं उनको आप नोट करिए। एक चीज और यहाँ पर बता दें, आपके लिए जो कोई आइडियल बुक हो, कोई आधार बुक आपने बना के रखी हो, तो आप उस बुक में उसको कॉपी मत करिए, आप उसी में इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ये मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसको बस टिक लगा दीजिए। तो कोई आधार बुक है तो उसको उसके साथ छेड़खानी मत करिए, क्योंकि वो आपने सोच लिया है कि ये तो एग्जाम के पहले हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो उसमें आप छेड़खानी ना करिए। लेकिन स्क्रीनशॉट इतने ले रखे, इतने मॉडल्स लगा रखे, इतने प्रैक्टिस सेशन कर रखे हैं, वहां से जो अच्छी चीजें थी उनको तो हमें नोट्स में लाना पड़ेगा ना। और पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। बहुत बार एग्जामिनर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं सोचता है और क्वेश्चन इधर के उधर कितनी बार आया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार, डिस्लेक्सिया कितनी बार आया है, तो एज इट इज क्वेश्चन की रिपीटिशन परसेंटेज भी खूब रहता है, 20, 25, 30% रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी उसमें माइनर चेंजेस कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हम पीवाईक्यू किसी बुक या किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता है हमें। जब वो पूरा कॉन्सेप्ट बता देता है तो वहां पर हमें कई सारे नए पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? नए पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो उन नए पॉइंट्स को राइट डाउन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे की परीक्षा में जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो कहीं ना कहीं इन नए पॉइंट से क्रिएट हो जाते हैं। आप बात को समझ रहे होंगे आई थिंक। तो इसलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और यहीं से आपको एग्जाम का क्या पता चलता है? स्टैंडर्ड भी पता चलता है। यहीं से आपको एग्जाम का स्टैंडर्ड पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल और स्टैंडर्ड क्या है। देखिए, पेपर ये कतई मत मान के चलिए कि पेपर सिंपल आएगा। आप संख्या देखिए, कितनी संख्या भारी बैठने जा रही है इस एग्जाम में, तो पेपर को सिंपल कंसीडर करके बिल्कुल मत चलना। जो भी चलेगा वो गलती करेगा और वही घाटा उठाएगा, ठीक है। तो यानी कि पेपर को आप एक स्टैंडर्ड अच्छा मान के चलिए, तैयारी अच्छी समझ के करिए, तभी आप वहां पर क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना आप पिछली एग्जाम्स का हाल देख चुके हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रही हो, पेट रही हो, कुछ भी रही हो, डीआई लोगों से हिली नहीं थी वहां पर। अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करोगे हमें पता है, लेकिन हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, शायद कोई समझ जाए इस बात से। वो ये है कि देखिए, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा पागल हैं एक चीज के लिए, और वो है पीडीएफ। क्या है? पीडीएफ। कहीं भी पढ़ेंगे तुरंत हमें पीडीएफ मिल जाए इस चीज की, हमें पीडीएफ मिल जाए इस चीज की। अरे क्या करोगे इतनी पीडीएफ का? अरे भाई, पीडीएफ का भंडार लगा के करोगे क्या? उसका क्या करोगे? प्रिंट आउट निकलवा के रखोगे या मोबाइल पे पढ़ोगे? क्या करोगे उसका? देखिए, पीडीएफ कहीं और से नहीं बनी है, बुक से ही किसी ने बना के रखी है। तो आप पीडीएफ की बजाय अपने बुक पे क्यों नहीं फोकस करते जो आपने ले रखी है? तो आप बुक पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? पीडीएफ क्या किसी ने अपने दिमाग से लिख दी है? उसने वहां से पॉइंट उठा के पीडीएफ बना ली। बस अंतर ये कि उसने उठाई तो उसके लिए तो वो बेनिफिट है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपने तो पॉइंट देखे ही नहीं। आपने सार तो उसका सार सार देख लिया, आपने उसका डीप तो देखा ही नहीं। जब आपके पास टाइम है, देखिए लोगों ने, जब टेट शुरू हुआ था तो लोगों ने 40-40 दिन में भी टेट की तैयारी की थी, और आपके पास तो लगभग 5 महीने हैं। तो बहुत बड़ा टाइम है। आप इसको इतनी बड़ी एग्जाम भी मत समझिए कि नहीं 5 महीने में नहीं हो सकता है। जब हमने कहा 3 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने करवाया है, एक बार नहीं कईयों बार करवाया है 2015 के बाद, ठीक है। तो फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप पीडीएफ के पीछे ढेर सारी बुक्स, जो प्रकाशन मिल गया, अगर कोई आ गया तो आप पैसे की बर्बादी पे तुले हो, और जो प्रकाशन मिला सबको उठा लाए। अरे नहीं उठाना भैया सबको। हर चीज अगर आप उठा के लाओगे तो फिर आप कैसे काम चलोगे? काम ही नहीं आपका बनेगा भाई। वहां मार्केट में तो सब छापने को बैठे, पैसा कमाने को बैठे हैं। आपको वहां देखना है कि आपके लिए कौन सी अच्छी बुक है और कौन सी आपको रिकमेंड कर रहे हैं कोई अच्छे लोग, तो उन बुक्स को आप लीजिए। और एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे अच्छी बुक्स को लेके, जो आपको वास्तव में खरीदनी चाहिए। और मार्केट में तो 50 प्रकाशन है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे प्रकाशन भी हैं जिनकी बुक्स आपको लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी देखते हैं हम लोग, है ना। कोई एक टॉपिक हो गया तो 4 लोगों 6 लोगों के लेक्चर देखे। अरे इतना भी टाइम नहीं है कि 6 लोगों के लेक्चर देखो 1-1 घंटे के। लेक्चर आप एक बार डिसाइड कर लो कि कौन अच्छे दे रहा है, 2-4 बार घूम लो सब पे, लेकिन फाइनल कर लो कि हाँ ये 2 लोग हैं जो हमें ऑथेंटिक बातें बता रहे हैं,
ऑथेंटिक चीजें दे रहे हैं तो बस उनसे जुड़ जाइए और उनको कंटिन्यू देखिए, उनसे ही नोट्स बनाइए। आप 10 लोगों की क्या स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल की मेमोरी फिल करोगे, फिर और क्या करोगे भाई, दिमाग में तो रहना नहीं तो मोबाइल पे ही फिल करोगे। तो इस तरह से आप लेक्चर्स पे बहुत ज्यादा वो मत करिए कि हर किसी के लेक्चर में देखने को मिल जाए। टाइम में मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर गणित अच्छी लगती है तो आप बड़े आराम से गणित पकड़ लेते हो, गणित को खूब लगाते हैं, खूब लगाते हैं, खूब लगाते हैं। लेकिन आपको मनोविज्ञान अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आपने मनोविज्ञान उतनी अच्छी से कभी पढ़ी नहीं है, तो आप इसको कहते हैं जितना हो सके टाल दो, इसको क्या करते हो, टालते रहते हो। इस कंडीशन में आप कभी भी 125 या 120 प्लस नहीं ला सकते हो। यू हैव टू गेट इक्वल स्कोर इन ईच पार्ट। तो आपको हर पार्ट में इक्वल स्कोर करने के लिए आपको इक्वल टाइम भी देना पड़ेगा, आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। बल्कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है, सपोज करो सीडीपी वीक है, तो यू हैव टू गिव मोर टाइम, इसको आपको अधिक समय देना पड़ेगा देन एनी अदर सब्जेक्ट। तब किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की बजाय इसको आपको अधिक समय देना पड़ेगा, तब आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज आप मिस मैचिंग में ही चल रहे हो। और ये यहाँ के लिए नहीं, एग्जाम के लिए भी है। कभी कभी हम लोग गणित को इतना पढ़ लेते हैं या एक सब्जेक्ट विशेष को, जीएस को इतना पढ़ लेते हैं कि वहां पर हम जाते हैं तो फिर उसी 30 क्वेश्चन में हम इतने डूब जाते हैं कि यार ये लग क्यों नहीं रहा, ये लग क्यों नहीं रहा, और उसके साथ युद्ध करने लगते हैं। उस चक्कर में हमारे 15 क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह छूट रहे होते हैं। तो ऐसा युद्ध नहीं करना है भाई, हमें अपना काम बनाना है, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, नमस्कार करो और उसको प्रणाम करो, क्योंकि हर एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन ऐसे देता है, उसको भी टसन होता है ना कि सब कुछ कैसे कर लेगा, कुछ तो क्वेश्चन डालें। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लोगों से छूटते ही छूटते हैं, अदरवाइज सबके 100 आउट ऑफ 100, 150 आउट ऑफ 150 आ जाए। ठीक है, बात समझ रहे होंगे ना। तो इस तरह से मिस मैनेजमेंट नहीं टाइम का करना है, टाइम का यूटिलाइज करना है। लीविंग रिवीजन फॉर लास्ट, बहुत सारे लोग होते हैं बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन रिवीजन पे फोकस नहीं करते। आपका पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है अगर आप उस चीज को रिवाइज नहीं करते हो, क्योंकि ब्रेन की एक अपनी मेमोरी की साइकिल होती है। अगर आप चीजों को 6 दिन 5 दिन में रिवाइज नहीं करोगे तो वो स्विफ्ट आउट हो जाएंगी, आपकी चली जाएंगी दिमाग से। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और ये रेगुलर होते रहना चाहिए रिवीजन। तो रिवीजन पे फोकस रखिए, पढ़िए भले कम लेकिन रिवीजन जरूर करिए, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और दूसरा है अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, ये हमने पहले भी बता रखा है आपको। मॉक टेस्ट अगर अवॉइड आप करोगे तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप एग्जाम हॉल में डरने वाले हो, आपके पैर कांपने वाले हैं, ये बात मान के चलिए। एक एग्जाम का नहीं, मेरा बहुत एग्जाम का ये अनुभव है, लोगों के साथ भी अनुभव है कि अगर जो मॉक टेस्ट सबसे अच्छे लगा के जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम तो इतने क्वेश्चन इतने मिनट में अटेम्प्ट कर लेते हैं और ओवल भी अपने काले कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के साथ तो कोई इशू नहीं, बस पेपर अच्छा आ जाए। लेकिन जिनके पेपर भी अच्छे आ जाते हैं, टाइम का इशू हो जाता है और वो पेपर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कुछ रणनीति यहाँ पर बताई। अभी जो छूटी हुई है वो हम आपको बता दें। बुक्स आपको रिकमेंड करनी है, पहली ये चीज छूटी है। दूसरी आपके लिए एक चीज ये छूटी कि सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसको कैसे लेके चलना है। तो जिस चीज का क्लास आपका होगा, सपोज करो नेक्स्ट क्लास सीडीपी का होगा, तो हम सीडीपी आपको जब वहां पर पढ़ाएंगे बताएंगे, तो वहां पर सिलेबस को बिल्कुल एज मतलब लेवल से लेकर चलेंगे, फर्स्ट क्लास से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। कतई घबराइए मत, 3 महीने में ही कवर होगा। बेसिक से सिलेबस को लेकर चलेंगे और इस सिलेबस को बिल्कुल आराम से चैप्टर वाइज आगे बढ़ाएंगे और क्लास में ही चीजें आपको कंफर्म करते हुए चलेंगे, ताकि आपको घर पे बैठ के रट्टा ना मारना पड़े। तो रट्टा मारने वाली कोई कंडीशन नहीं रखेंगे यहाँ पर। इवन परिभाषाओं को ऐसे सरल तरीके से याद कराएंगे कि वो भी आप आराम से याद कर ले जाएंगे, उनको भी रटना नहीं पड़ेगा, चाहे फिर वो बुद्धि की हो, अधिगम की हो, या किसी भी चीज जो पूछी जाती है परिभाषाएं भी। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा ईवीएस की क्लासेस पढ़ने लगी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो क्लासें, इतनी बेहतरीन क्लासें। ईवीएस के जो सर हैं वो अपने आप में एनवायरमेंट साइंस से एमएससी और एमफिल हैं, तो डिग्री से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जो मास्टर ऑफ फिलोसफी हो किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। बाकी मैथ और सीडीपी हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी आपको मिलेगी, और हिंदी और संस्कृत एक लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग हैं। और साइंस का जो जूनियर का पार्ट है वो भी अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो पूरी ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 की आपकी प्रिपरेशन चलेगी। आप क्लास लेके देखिए, बिलीव करिए आप कभी भी एक क्लास मिस नहीं करोगे हमारे चैनल का, ये हमें पूरा विश्वास है जब आप एक क्लास हमारी पढ़ोगे तब। ठीक है, तो थैंक यू इतना समय देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़ें और हमें एक मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।